बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। मेनली एनसीईआरटी के बैक एंड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशंस दी है, उन सिचुएशन में आपको बताना है कि कोई मिश्रण दे दिया है आपको, उस मिश्रण के संगठकों को पृथक करने के लिए आप कौन सी विधि को अपनाएंगे। तो पहला है हमारे पास में सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए। तो बच्चों, हमने आपको तो वैसे भी इसका कॉमनली आंसर पता है कि सोडियम क्लोराइड को अगर जल में से पृथक करना है तो आप वाष्पीकरण की विधि अपनाएंगे। तो इसका आंसर तो इजी था। अमोनियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए, अब आपके पास में किसका मिश्रण है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का आपके पास में मिश्रण है, जिसमें से आपको अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है। तो आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो ऊर्ध्वपातन करता है। तो ये एक ऊर्ध्वपातक हुआ, मतलब जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या, इस मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो इस मिश्रण में से जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊर्ध्वपातक होकर के गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और फनल पे जब वो ऊपर जाकर के इकट्ठा होगा तो वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे हमारे पास में नमक रह जाएगा और ऊपर हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड जो है इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके की कुछ एक्टिविटी थी, हमने डिस्कस करी थी कि बर्नर है, इस बर्नर में वॉच ग्लास के अंदर हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण लेंगे और ऊपर इस तरीके से हम हमारी उल्टी फनल रख देंगे, उल्टी कीप रख देंगे, और उल्टी कीप के ऊपर हम यहाँ पर ऊपर एक कॉटन बॉल रख देंगे। कॉटन बॉल रखेंगे हम। कॉटन बॉल से क्या होगा, कॉटन बॉल रखने से जो हमारा अमोनियम क्लोराइड जब गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो वो उड़ करके बाहर नहीं जाएगा, यहीं इकट्ठा हो जाएगा, इधर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने हमारा सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रखा है। तो जब आप यहाँ पर बर्नर ऑन कर देंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जल्दी से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्ध्वपातन करता है, लिक्विड में तरल में नहीं बदलेगा, वो सीधा किस में चला जाएगा, सीधा वो गैस अवस्था में चला जाएगा। गैस अवस्था में आकर के जब वो इधर आएगा तो यहाँ पर आकर के कीप की ठंडी दीवारों से टकरा करके वापस से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हमें नमक अलग मिलेगा और ऊपर जो है हमारे पास में अमोनियम क्लोराइड अलग मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ऊर्ध्वपातन विधि का इस्तेमाल करके अमोनियम क्लोराइड में से नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के छोटे छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना है। देखो, अब यहाँ पर आपके पास में दो मेथड है। आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास में इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल के अंदर आपके धातु के छोटे छोटे टुकड़े गिर गए हैं, तो आप उसे कैसे अलग करेंगे। या तो आप छान ले, छानने वाली विधि से क्या होगा, जो ऑयल है वो तो नीचे चला जाएगा, और इस तरीके से हम जैसे चाय छानते हैं ना, तो चाय की जो चाय होती है वो ऊपर, चाय तो छन जाती है और जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। उसी प्रकार से जब आप इसे छन्नी से छानेंगे तो ऑयल नीचे चला जाएगा और जो धातु के टुकड़े हैं वो आपको अलग से मिल जाएंगे। निस्पंद मतलब फिल्ट्रेशन। दही से मक्खन निकालने के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि दही से मक्खन निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अपकेंद्रीय विधि, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में मिश्रण होता है उसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर घुमाते हैं, और घनत्व अलग अलग होने के कारण जो भारी पार्टिकल होते हैं, भारी कण होते हैं, वो तो नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो अपकेंद्रीय विधि के द्वारा हम दही से मक्खन अलग कर सकते हैं। जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक्करण कीप विधि इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने क्या देखा था, हम यहाँ पर एक कीप लेते हैं और उस कीप के ऊपर यहाँ पर एक नॉब लगा होता है, और यहाँ पर हम हमारा जल और तेल का मिश्रण भर देते हैं। अब हमें पता है कि जो तेल है वो हल्का होने के कारण ऊपर जमा हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक तो तेल आ जाएगा आपका,
ये पूरा यहाँ तक तेल होगा और नीचे आपका जल इकट्ठा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर कंटेनर में जब जल इकट्ठा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सारा जल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से सारा जल निकल करके यहाँ से ड्रॉप आकर के बूंद बूंद आकर के जब इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा और जो आपका ये तेल है जब यहाँ तक पहुंचने लगेगा तो हम क्या कर देंगे, इस क्लैंप को, इस नॉब को बंद कर देंगे ताकि जो तेल है वो कीप में से पास ना हो। तो इस प्रकार हम तेल और जल को अलग अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए छानने वाली विधि है, तो हम घर पे भी करते हैं। बालू से लोहे के पिन को पृथक करने के लिए, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि आपके पास में मान लीजिए कोई थाली है जिसमें आपके पास में बालू के कण है। बालू के कण को मैं येलो से बना रही हूँ ना, बहुत सारे बालू के कण है, रेत है, मतलब रेत के अंदर आपके बारीक बारीक क्या है, लोहे की पिन जो है वो आ गई है, बारीक बारीक ये बालू के कण है आपके, और इसमें आपकी छोटी छोटी लोहे की पिन आ गई है। तो अब इसको कैसे अलग करोगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको अलग करना, तो हाथ से कितनी पिन अलग कर लोगे। तो इसका हमारे पास में एक शॉर्टकट मेथड है। अब मैं क्या करूंगी, चुंबक लाऊंगी। चुंबक क्या करता है, चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। तो क्या करूंगी, चुंबक लाऊंगी और इसके ऊपर चुंबक फेराऊंगी। तो क्या होगा, जो यहाँ पर लोहे की पिन है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगी और सारी लोहे की पिन चुंबक से चिपक जाएगी और हमारे बालू के कण और जो लोहे की पिन है वो इस प्रकार पृथक हो जाएगी। भूसे से गेहूं को अलग करने के लिए तो यहाँ पे फटकन विधि है। भूसे से गेहूं को अलग करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास में जो गेहूं की बालियां होती है या फिर गेहूं होती है, आप उसको बीट करोगे किसी बड़े पत्थर पर, तो क्या होगा, गेहूं के दाने अलग हो जाएंगे और भूसा अलग रह जाएगा। तो फटकन विधि से आप इसको अलग कर सकते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण पानी से अलग करने के लिए, अब देखो अगर आपके पास में पानी के अंदर मिट्टी है तो आप उसको डायरेक्ट छान करके अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ फाइन पार्टिकल्स आ जाए, बहुत बारीक कण आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ज्यादा प्योर पानी अगर आपको चाहिए, अच्छे से फिल्टर अगर आप करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपके पास में एक बर्तन है। इस बर्तन में हमने क्या डाल रखा है, मिट्टी और पानी का मिश्रण डाल रखा है। हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इस सॉल्यूशन को, हम इस ग्लास को छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें पता है कि जब हम मिट्टी और पानी के कणों के मिश्रण को जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जो हमारा निलंबन भी होता है, निलंबन में पढ़ा है ना हमने, समांगी मिश्रण का टाइप है ये, तो क्या होता है, इसके पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, रेत के कण पानी में घुलते तो है नहीं, तो क्या होगा, जो रेत के कण है वो नीचे यहाँ बॉटम में बैठ जाएंगे या सेटल डाउन हो जाएंगे। सारे रेत के कण क्या हो जाएंगे, यहाँ नीचे पैंदे में आ जाएंगे और ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, बिल्कुल बहुत हल्का हल्का गंदा गंदा पानी रहेगा। लेकिन ज्यादातर जो बालू के कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, मिट्टी के जो रेत के कण हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसको तो हम बोलते हैं डिकेंटेशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। आप छान कर भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, जब पेंदे के अंदर चीजें बैठ जाती है, यहाँ पर सीधा छान करके बता रहा है, लेकिन छानने से पहले आपको डिकेंटेशन करना है। आप जब किसी भी मिश्रण को थोड़ी देर के लिए बिना छोड़ देते हो तो क्या होगा, उसके जो कण है, जो मिट्टी के कण जो नीचे बैठ गए ना, तो उस प्रोसेस को, मिट्टी के कण के नीचे बैठने की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पर डिकेंटेशन बोल रहे हैं। अब जो हमारे पास में यहाँ ऊपर पानी है उसे हम क्या कर लेंगे, छन्नी से छान करके अलग कर लेंगे। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो पुष्प की पंखुड़ियों से अगर आपको अलग अलग पंखुड़ियों से निचोड़, अगर आपको पुष्प की पंखुड़ियों में से अलग अलग रंगों को अलग करना है, तो आप कौन सी, मतलब आप देखना चाहते हो कि उस पुष्प के पंख में कौन कौन से कलर हैं, वो देखने के लिए आप कौन सी विधि यूज कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हो, जिसमें आप पुष्प के कलर को क्या करोगे, फिल्टर पेपर पे लगा दोगे, फिर उसको पानी में डाल करके छोड़ दोगे। तो जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, उस टाइम क्या होगा, अलग अलग रंग जो है अलग अलग समय पर पानी में घुलेगा। कोई जल्दी घुल जाएगा, कोई बाद में घुलेगा। जो रंग जल्दी घुल जाएगा वो आपको पेपर के ऊपर मिलेगा, जो रंग बाद में घुलेगा या धीरे घुलेगा वो आपको पेपर के नीचे मिलेगा। चाय तैयार करने के लिए, ओहो चाय तो सबको बनानी आती है ना, को शायद ही कोई ऐसा हो जिसको चाय बनानी नहीं आती। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट,
तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना। अब चाय बनाने की रेमेडी तो हमें बतानी है, चाय किस तरीके से बनती है वो तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ पर चाय किसमें बनाते हैं, बेस क्या हमारा पानी होता है, दूध वाली भी बनती है, लेकिन देखते हैं कौन सी बना रहा है। चाय बनाने के लिए हमें निम्न चरणों का प्रयोग करना है। सबसे पहले छोटे बर्तन में पानी क्या हो जाएगा हमारा विलायक, तो पानी लेंगे, पानी हमारा विलायक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीजें घोल रहे हैं। फिर उसमें पत्ती डालेंगे, पत्ती हमारी विलय हो जाएगी, और शक्कर डालेंगे तो चीनी भी हमारी विलय हो जाएगी। फिर बर्तन को गर्म करेंगे और कुछ देर बाद पानी उबलने लगेगा और पानी का रंग बदल जाएगा। करीब 5-6 मिनट के बाद चाय को छान लेंगे। चाय को जब हम छान लेंगे तो छानने को क्या बोलते हैं, हम फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे, और छानने से चाय की पत्ती जो एज अ अवशेष रह जाएगी बाहर निकाल लेंगे, और जो चाय है उसको आप पी लेंगे। अब यहाँ पर इसने दूध वाली चाय नहीं बनाई है, नॉर्मल वाली का दे दिया। आप चाहो तो अपने हिसाब से दूध वाला भी लिख सकते हो कि दूध वाली चाय का एग्जाम्पल। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमानों पर जांचा तथा दिए गए आंकड़े को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिमाणों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है। यहाँ पर क्या संतृप्त विलयन मतलब, संतृप्त विलयन क्या मतलब है कि यहाँ पर एक नियत टेम्परेचर पर, नियत तापमान पर स्पेसिफिक अमाउंट का, एक निश्चित अमाउंट का विलय ही आप विलायक में घोल सकते हो। अगर उससे ज्यादा विलय आप घोलना चाहते हो तो आपको तापमान में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे दी है कि 283 केल्विन तापमान में अगर आप 100 ग्राम जल के अंदर, मतलब तापमान कितना फिक्स कर दिया है 283, और 100 ग्राम जल में आप 283 तापमान पर 100 ग्राम जल में केवल 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट ही घोल सकते हो, 35 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घोल सकते हो, और 100 ग्राम जल में आप अमोनियम क्लोराइड घोल सकते हो। यही अगर आप तापमान 293 केल्विन कर देते हो, 293 केल्विन पर जब आप देख रहे हो तो उसी 100 ग्राम जल में 33 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आप घोल सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम घोल सकते हो, और ये 37 ग्राम्स। तो इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पर टेबल दे दिया है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें से। 508 क्या आना चाहिए यहाँ पे, जल में 508 जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता है। अब यहाँ पर इसने 508 क्या दिया है, एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। ओके, ये 508 नहीं है बच्चों, यहाँ पर 500 ग्राम आएगा। यहाँ क्या है 50 ग्राम, ठीक है, ग्राम है ये, 508 नहीं है। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता बनेगी। अब क्या चाहिए, मतलब जो भी होगा इसमें कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर आप कितना पोटेशियम नाइट्रेट घोल सकते हो, क्योंकि तापमान फिक्स है तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट का विलय ही घोल सकते हो। तो 50 ग्राम जल में आप 313 तापमान पर कितना पोटेशियम नाइट्रेट घोल सकते हैं ये बताना है। तो देखो यहां पर हमारे पास में पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ है, ये रहा। तापमान कितना बोला है उसने 313 केल्विन, तो ये रहा 313 केल्विन का तापमान। अब देखो हमें क्या पता है 313 केल्विन तापमान पर 100 ग्राम जल में, 313 केल्विन तापमान पर 100 ग्राम जल में कितना पोटेशियम नाइट्रेट घुल सकता है, 62 ग्राम घुल सकता है। तो यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ पर जो विलायक है उसकी क्वांटिटी आधी कर दी है। क्या पूछ रहा है 50 ग्राम में कितना घुलेगा, जब विलायक की क्वांटिटी आधी कर दी तो विलय की क्वांटिटी भी आधी हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 31 ग्राम, ठीक है। 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को हम घोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने पानी भी तो आधा कर दिया है। तो जब पानी आधा कर दिया है तो फिर उसके संतृप्त विलयन में विलय घुलने की क्षमता भी तो आधी हो जाएगी। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब आपका जो विलयन है वो ठंडा हो जाएगा तब वो क्या ऑब्जर्व करेगी, क्या अवलोकित करेगी, इसको स्पष्ट करना है। तो हमें पता है कि उसने यहाँ पर संतृप्त विलयन तैयार किया है और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, मतलब उसने ऑब्वियसली बात है गर्म किया होगा। तो यहाँ पर जब आपका जो पोटेशियम क्लोराइड है जब वो ठंडा होगा तो उसकी घुलनशीलता धीरे धीरे कम होती जाएगी, और जब घुलनशीलता कम होगी तो वो क्या होगा, उसके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनने लगेंगे सॉलिड फॉर्म में, ठोस रूप में। तो जब ठंडा हो जाएगा आपका विलयन तब आपको पोटेशियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वो ये ऑब्जर्व करेगी, अवलोकित करेगी कि विलयन के ठंडा होने पर पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको
पोटेशियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल्स मिलेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन कीजिए। इस तापमान पर कौन कौन से लवण सबसे अधिक घुलनशील होंगे, ये हमें टेबल को ऑब्जर्व करके बताना है। तो हम देख रहे हैं कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है 100 ग्राम जल में 293 केल्विन तापमान पर कितना पोटेशियम क्लोराइड घुलेगा, तो 32 ग्राम। तो 32 ग्राम हम यहाँ लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड कितना घुलेगा, सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा 36 ग्राम, तो 36 ग्राम लिख लिया। पोटेशियम क्लोराइड कितना घुल रहा है 35 ग्राम, और अमोनियम क्लोराइड कितना घुल रहा है 37 ग्राम। तो देखो इस तापमान पर सबसे ज्यादा अधिक लवण कौन सा घुल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अधिक जो घुल रहा है वो अमोनियम क्लोराइड है। तो सबसे ज्यादा घुलनशीलता किसकी हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड की हो जाएगी। सिंपल टेबल को देख करके आंसर करना था यहाँ। और तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो विलेय पदार्थ है या फिर जो लवण है वो उतने ज्यादा घुलते जा रहे हैं। पहले देखो 283 केल्विन तापमान था, तो पानी तो हमने 100 ग्राम ही रखा है, विलायक तो हमारा 100 ग्राम ही है। पहले 21 ग्राम घुल रहा था, फिर 33, फिर 62, फिर 106, फिर 167। ऐसे करते करते हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में जितने भी लवण है वो और ज्यादा घुलने लगे हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि तापमान में वृद्धि होने से लवणों की घुलनशीलता बढ़ रही है। टेबल से देख के पता पड़ रहा है, पहले 24 घुल रहा था, फिर जैसे जैसे तापमान बढ़ाया तो फिर 37 ग्राम घुला, फिर 41 ग्राम घुला, फिर 55, फिर 66। तो इस तरीके से तापमान में वृद्धि होने से लवण की जो घुलनशीलता है उसमें भी वृद्धि हो रही है। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन की आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, जब विलयन में उसी तापमान पर और ज्यादा विलय ना घोला जा सके तो उसी विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर हमारे पास में कोई सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के अंदर हम मान लो पानी है, विलायक है मेरा, उस विलायक में मैं विलय घोल रही हूँ चीनी के तौर पे, तो एक निश्चित तापमान पर जब मैं और ज्यादा चीनी नहीं घोल पा रही हूँ पानी में, तो वो मेरा जो विलयन होगा वो कैसा विलयन हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। मान लो मैंने 4 चम्मच चीनी घोल दिया, 5वां चम्मच चीनी में उसमें नहीं घोल पा रही हूँ, तो उस तापमान पर, अगर उस तापमान पर मैं 5वां चम्मच चीनी जो है विलायक में नहीं मिला पा रही हूँ, अगर मुझे 5वां चम्मच घोलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तापमान में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मतलब निश्चित तापमान पर आप अपने विलायक में या फिर अपने विलायक में आप और ज्यादा विलय नहीं घोल पा रहे हो तो आप उस विलयन को संतृप्त विलयन कह दोगे। यदि नमक को किसी जलीय विलयन में उसी तापमान पर और अधिक नमक ना घोला जा सके तो वह विलयन आपका एक संतृप्त विलयन है। हमने चीनी वाला एग्जाम्पल लिया, यहाँ नमक वाला लिया है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ बोल देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल विलयन वह विलयन होते हैं जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के बीच में होता है, और ये सूक्ष्मदर्शी तथा आप इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता के नहीं देख सकते हो, बिना माइक्रोस्कोप के आप इन्हें नहीं देख सकते हो। जैसे उदाहरण मक्खन, और भी आप इसके अंदर इसके गुण लिख सकते हो कि ये एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि जो कोलाइडल है वो एक तरीके का समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। मिश्रण हमने 2 देखे थे ना, समांगी मिश्रण होता है ये, समांगी नहीं विषमांगी मिश्रण होता है। 2 तरीके के मिश्रण हमने देखे थे, एक था समांगी और एक था विषमांगी। समांगी में तो हमारा विलयन आता है और जो कोलाइडल है हमारा वो आ जाता है विषमांगी मिश्रण में। तो ये एक विषमांगी मिश्रण का टाइप है। विषमांगी में 2 थे, एक तो निलंबन था हमारा और एक ये कोलाइडल विलयन था। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके पार्टिकल्स का जो व्यास होता है, कणों का जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। निलंबन क्या है, निलंबक एक विषमांगी मिश्रण है। वो आप कोलाइडल में भी ये लाइन ऐड करेंगे कि ये एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घूमते नहीं है लेकिन बॉटम में मतलब पेंदे में बैठ जाते हैं, और इन कणों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता देख सकते हो, नॉर्मली देख सकते हो आप, जैसे पानी के अंदर बालू के कण आप देख सकते हो। यदि इस मिश्रण को कुछ देर तक छोड़ा जाता है तो बिना हिलाए छोड़ दिया जाता है तो कण जो है तल पर बैठ जाते हैं, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। पानी में चूना पत्थर इसका उदाहरण हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण कौन से होंगे, समांगी मिश्रण वो होते हैं जो बिल्कुल कंप्लीटली घुल जाते हैं,
बिल्कुल कंप्लीटली घुल जाएंगे और जिनके पार्टिकल, जिनके कणों का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, तथा जब आप समांगी मिश्रणों को छोड़ देते हैं, यहाँ पर समांगी और विषमांगी बोला डायरेक्ट, हाँ, तो जब समांगी मिश्रणों को आप छोड़ देते हैं, बिना हिलाए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो इनके जो कण है वो तल में नहीं बैठते हैं। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? एक तो बर्फ जो है आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा, वायु आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा, छनी हुई चाय आपका समांगी मिश्रण है, सोडा जल, सोडा जल भी आपका समांगी मिश्रण है, ठीक है। और लकड़ी जो है आपका विषमांगी मिश्रण है, मिट्टी भी आपका विषमांगी मिश्रण है। मिट्टी विषमांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि मिट्टी को जब आप देखते हो गौर से तो उसमें आपको पत्थर मिलेंगे, उसके अंदर आपको सूखे पेड़ों की पत्तियां मिलेगी, छोटे छोटे जानवर की डेड बॉडीज मिलेगी, तो वो एक आपका विषमांगी मिश्रण का हो जाएगा। शुद्ध वायु समांगी मिश्रण है और जो अशुद्ध वायु है वो विषमांगी मिश्रण। अगर आप शुद्ध हवा की बात कर रहे हो तो वो समांगी मिश्रण, और अगर अशुद्ध वायु की आप बात करोगे तो वो आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। फिर क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? आपको एक द्रव दे दिया है, रंगहीन द्रव दे दिया है, आपको ये पुष्टि करनी है कि वो रंगहीन द्रव जो है वो जल ही है। तो हम क्या करेंगे? उस द्रव को उबालेंगे, और अगर वो द्रव हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अगर वो द्रव हमारा वाष्पीकरित सॉरी बॉईल होने लगता है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो क्या कंफर्म हो जाएगा? तो एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि हाँ भाई ये जल हो सकता है। और क्या करेंगे? दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जमा करके देखेंगे। अगर हमारा द्रव 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर जम जाता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो हमें क्या पुष्टि हो जाएगी कि हमारे पास में जो रंगहीन द्रव है वो क्या है? वो जल ही है, क्योंकि जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे हमें यहाँ पर पुष्टि मिल जाएगी कि हमारे पास में जो दिया हुआ रंगहीन द्रव है वो जल ही है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो बर्फ शुद्ध पदार्थ है हमारा, लोहा शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं वो हमारे शुद्ध पदार्थ ही होते हैं। तो बर्फ यौगिक होता है, लोहा तत्व होता है, लोहा जितना भी होता है सारे के सारे उसके कण जो है एक ही तरीके के तत्व के कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। फेरस हाइड्रोक्लोरिक यौगिक है एक तरीके का, तो ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ होगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा शुद्ध पदार्थ होगा, ये तत्व है, तो पारा भी हमारा शुद्ध पदार्थ होगा। ईंट, लकड़ी और वायु जो है हमारे शुद्ध पदार्थ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो वायु है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो वायु हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, वो मिश्रण में जाएगा। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला और सोडा। तो समुद्री जल के अंदर समुद्री जल, वायु और सोडा जल, यहां पर आपको दिया हुआ है कि इसमें से कि विलयन क्या हो सकता है, विलयन क्या होगा। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन में विलय कणों को का आकार बिल्कुल सूक्ष्म होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, इतने छोटे होते हैं। तो क्या क्या हमारे पास में यहाँ पर विलयन के तौर पे क्या हो सकता है? तो देखो हमारे पास में सोडा जल जो होता है, सोडा जल को हम एज अ विलयन यूज कर सकते हैं। समुद्री जल को भी हम विलयन की तरह यूज कर सकते हैं। और जो वायु है उसके अंदर भी बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो घुली हुई होती है। बहुत सारे अलग अलग रेशियोज के अंदर, बहुत सारे अनुपात के अंदर जो गैसेज है वायु के अंदर वो घुली हुई होती है। तो वायु को भी हम एज अ विलयन कंसिडर कर सकते हैं, वायु को भी हम विलयन ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी को नहीं ले सकते। मिट्टी में आप कुछ नहीं घोल सकते हो, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो हमें पता है कि जो निलंबन और कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल विलयन होते हैं, वो हमें टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो नमक का घोल तो एक समांगी मिश्रण है, तो ये तो नहीं दिखाएगा। दूध हमारा कोलाइडल मिश्रण है, तो ये दिखा देगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन हमारा समांगी मिश्रण होता है, तो ये भी हमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन जो स्टार्च विलयन है वो हमें टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो स्टार्च का जो पानी है, स्टार्च का जो विलयन है, आप उससे भी टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। निम्नलिखित को तत्वों, यौगिकों तथा मिश्रणों में वर्गीकृत करें। तो तत्व, सोडियम हमारा तत्व हो जाएगा। तत्व के लिए मैं यहाँ पे टी लिख रही हूँ कि जो हमारे तत्व हैं,
वो कौन होते हैं कि एक ही तरीके से कण करके जो जो पदार्थ एक ही तरीके से कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं वो तत्व होते हैं। तो सोडियम हमारा तत्व है, सिलिकॉन हमारा तत्व है, कोयला तो यौगिक है, वायु मिश्रण है, साबुन मिश्रण है, मीथेन एक यौगिक है। ठीक है, तो यौगिक यौगिक के लिए हम वाई लिख लेंगे बाद में, या फिर यहाँ पर ही लिख देते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तत्व एक पदार्थ है जो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। तो यहाँ पर इसने एक तत्व एक पदार्थ है जो कि एक प्रकार के मिश्रणों से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारा तत्व का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सोडियम। सोडियम को Na से दर्शाते हैं, सोडियम का सिंबल होता है। तो सोडियम हमारा तत्व हो गया है। दूसरा, मिट्टी नहीं होगा, चीनी का घोल नहीं होगा, चांदी हमारा तत्व हो जाएगा, चांदी हमारा तत्व हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, टिन हमारा तत्व हो जाएगा, टिन भी एक प्रकार का तत्व होता है। ये तत्व है ना, इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में, और अभी इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। सिलिकॉन भी हमारा तत्व है, तो सिलिकॉन भी लिख लेते हैं हम। सिलिकॉन हमारा तत्व हो जाएगा। कोयला, कोयला नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा, साबुन भी नहीं होगा, मीथेन यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, और रक्त जो है हमारा एक तरीके का कोलाइडल मिश्रण होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, तो उसको हम नहीं लेंगे। फिर यौगिक हमारे कौन से हो जाएंगे, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा यौगिक हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम छोटे फॉर्म में लिख रहे हैं, CaCO3 लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को शॉर्ट में। और मीथेन जो है हमारा एक यौगिक वो हो जाएगा, तो मीथेन को हम CH4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मीथेन जो है हमारा यौगिक हो जाएगा। मिश्रण कौन कौन से हैं हमारे पास में, मिश्रण हो जाएंगे हमारे पास में, एक तो चीनी का घोल, मिट्टी भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो यहाँ पर दे रखा है आपको उत्तर कि चीनी का घोल मिश्रण है, मिट्टी मिश्रण है, वायु भी अलग अलग गैसों का मिश्रण होता है, कोयला भी मिश्रण है, और रक्त भी जो है एक मिश्रण है। अब इसने ये नहीं पूछा है कि कौन से प्रकार का मिश्रण है, तो हमें वो डिफाइन करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है, यहाँ पर आपको कुछ दे दिया है, कुछ तत्व, कुछ फेनोमेनस दे रखे हैं, कुछ प्रक्रिया दे रखी है, उनमें से बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हमें पता है कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ बनेगा जिसके अपने नए गुणधर्म होंगे जो पुराने पदार्थ के गुणधर्म से अलग होंगे। तो पौधों में जब वृद्धि होती है तो पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। छोटे पौधे और बड़े पौधे को जब हम कंपेयर करते हैं तो उनमें 5 अलग अलग तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पौधों की वृद्धि होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जब आपको नए हार्मोन मिल रहे हैं, उसके अंदर नए रासायनिक कण मिल रहे हैं, नई रासायनिक प्रक्रियाएं आपको वहां पर देखने को मिल रही है, तो मतलब ये हमारा पौधों के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, जब लोहा वातावरण में मौजूद पानी और ऑक्सीजन के साथ में रासायनिक प्रक्रिया करता है तब उसके ऊपर जंग लगता है। तो जो लोहा लगा हुआ जंग होता है उसके गुण अपने अलग गुणधर्म होते हैं बिना जंग वाले लोहे से। तो यह भी एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के कण तथा बालू का मिलना, लोहे के कण और बालू को अगर हम मिला देते हैं तो वहां पर कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, वो आपस में कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो वो हमारा भौतिक, क्योंकि वहां पर सिर्फ कंपोजिशन चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका लोहे का चूर्ण तथा बालू का मिलना आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। खाने का पकना, जब खाना पकता है तो वाष्प उठती है और बहुत सारे मसालों को मिला करके हम बनाते हैं। तो जो पका हुआ खाना होता है वो कच्चे खाने से उसके अलग ही प्रॉपर्टीज होती है, बिल्कुल अलग अलग उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि खाने का पकना भी क्या है, हमारा एक रासायनिक प्रक्रिया है, परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बदलती है, यहाँ पर जो सिर्फ अवस्था बदलेगी, लेकिन जल के जो गुणधर्म है उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारा एक बर्फ से, जल से बर्फ बनना जो है हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती से जलता है, जब मोमबत्ती जलती है तो वो क्या करती है, वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मोमबत्ती का जलना है वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसी के साथ में हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।